यह पहली यूनिट है फर्स्ट पेपर में केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। तो आज हम लोग एल्केन्स पढ़ेंगे, साइक्लो एल्केन्स को पढ़ेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो भैया, जब हम लोग छोटे क्लास में थे 10th क्लास में, तभी हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि भैया एल्केन क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनमें भी सिंगल बॉन्ड होते थे उन्हें हम लोग एल्केन कहते थे। इनका फार्मूला क्या होता था? तो फार्मूला होता था CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है? तो भैया फाइनल ईयर में आप हो, जितना भी यहां कार्बन के पास लिखा हो उसका दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। जैसे हम आपको दिखाएं कि अगर मान लिया n का मान यहां लिख दें 2, तो 2 का दुगना कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी C2H6 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वो एल्केन है मेरे भाई। ठीक, आओ चेक कराते हैं। जैसे अगर हम कहें C3 और यहां पे लिखा हो 8, कोई आपसे कहे बताओ ये एल्केन है या नहीं, तो आप क्या कहोगे? चेक करोगे, बताओ यहां कितना लिखा? 3, 3 का दुगना करोगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 आ गया, मतलब ये एल्केन है। तो अगर हम सरल भाषा में आपको बताएं तो भैया एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है भैया? सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, और संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी जिनके पास सारी संयोजकताएं पूरी होती हैं, सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। सरल भाषा में कहें तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन का नंबर होता है 6 और इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मोटा मोटा समझो, कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। तो अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हैं, इसे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना पड़ रहा है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं कि वो संतृप्त है, सैचुरेटेड है। तो हम लोगों ने लिखा कि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जनरल फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला होता है भाई। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे मेरे भाई, आओ देखते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि भैया जब भी कभी कार्बन एक होगा, सीख लो, जब भी कभी कार्बन एक होता है तो उसका नाम होता है मेथेन। ऐसे करके याद रखो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ऐसे चलता है भैया। ठीक, तो जब भी कभी एक कार्बन होता है तो नाम होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरीके से नाम चलेंगे। आप किसी को भी चेक कर सकते हो मेरे भाई। जैसे यहां लिखा हुआ है मान लिया 9, तो 9 का दुगना करो कितना आएगा? 9 दूनी 18, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20। तो C9H20 यानी ये भी एल्केन है। किसी को चेक कर लो, इसे चेक कर लो, 6 दूनी कितना आएगा? 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी ये भी एल्केन है। तो नाम कैसे आएंगे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरीके से भैया नाम आएंगे। ठीक, अब आइसोमेरिज्म इन एल्केन। देखो भैया आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले ये समझो। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है समावयवता, यानी जिसमें अवयव समान होंगे, गुण अलग अलग होंगे, उसे समावयवता कहेंगे भैया। देखो जैसे अगर हम लिख दें CH3OCH3 और अगर हम लिख दें C2H5OH, इन दोनों में फर्क क्या है ये देखते हैं पहले मेरे भाई। फर्क कुछ नहीं, देखो इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। भैया अवयव तो सेम है, जिनसे मिलके ये बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सेम है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। ये एथिल अल्कोहल है, दारू है, पी सकते हो, इसमें बीच में वो ये ईथर है, पियोगे तो मरोगे। यानी दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे समावयवी यानी आइसोमर। तो एल्केन निम्न 2 प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। पहली कौन सी समावयवता शो करेंगे? देखो भैया, पहली होगी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी? चेन का मतलब जो कार्बन आपस में जुड़े होंगे उस चेन में कुछ हेर फेर होगी, इधर उधर हम लोग करेंगे भाई। ठीक, तो हमने लिखा वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, फार्मूला तो सेम रहेगा, अवयव सेम होंगे, परंतु इनकी कार्बन चेन की लेंथ अलग अलग होगी, एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा है C5H12, तो इसके 3 तरीके से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो देखो ये है
सीधी सीधी चेन मेरे भाई, इसे कहेंगे नॉर्मल पेंटेन। एक मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन है मतलब ये पेंटेन है, सीधी चेन है तो इसे नॉर्मल पेंटेन यानी एन पेंटेन या फिर पेंटेन कहेंगे भाई, ठीक। या फिर ये ऐसे भी बन सकता है, कैसे मेरे भाई, फिर चेक कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, आप हाइड्रोजन गिन लो, इसमें भी 12 है। तो भैया जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाए कि भैया CH के संग में 2 CH3 चलना है, देखो एक CH3 यहां चल रहा है, तो इस वाले ग्रुप को कहते हैं आइसो। हमने यहां साइड में लिख भी दिया है कि CH के संग में अगर 2 CH3 चल रहे हैं और आगे कुछ जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप के लिए आइसो इस्तेमाल करते हैं भैया। तो ये देखो आइसो हो जाए और कार्बन कितने हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसे आइसो पेंटेन हम लोग कह देंगे। या फिर नाम कैसे रखा जाता था कि भैया जिधर से साइड चेन पड़ोस में होती उधर से नंबर देते थे, 1 2 3 4, 2 नंबर पे मेथिल है तो 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2 मेथिल ब्यूटेन भी इसका नाम हो सकता है भैया, ठीक। ये भी वही फार्मूला है। या फिर ऐसे भी बन सकता है भैया, ये देखो इसमें भी उतने ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। इसका क्या नाम है मेरे भाई, जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, कार्बन के संग में 1 2 3 CH3 जुड़े हुए हों और एक बॉन्ड खाली हो, तो उसे बोलते हैं नियो। तो इसका नाम हो जाएगा नियो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, नियो पेंटेन। या फिर वही तरीका है, नंबर दे दो 1 2 3, 2 नंबर पे 2 मेथिल लगे हुए हैं तो 2,2 यानी 2 नंबर पे 2 बार क्या है, डाई मेथिल, 2 मेथिल और मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन बचे हैं तो प्रोपेन, तो ये भी इसका नाम हो सकता है। यानी 3 तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी जो चेन है वो छोटी होती जा रही है, आइसो नियो, तो 3 तरीके से इसकी चेन बन रही है, यानी ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। फार्मूला सबका सेम है, सब में कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, लेकिन चेन अलग अलग है, तो ये भैया चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। दूसरा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। भैया पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, आओ दिखाते हैं। देखो हमने कहा कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड, फार्मूला तो सेम होंगे लेकिन कि चेन पर जो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बताओ, जैसे OH है एल्कोहल होता है, CHO है एल्डिहाइड होता है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट का मतलब लटक या CH3 है मेथिल होता है, C2H5 है एथिल होता है। तो ये जो जुड़े हुए हैं उनकी अगर पोजीशन अलग अलग होगी तो उसे हम पोजीशन आइसोमर कहेंगे मेरे भाई, ठीक। जैसे C6H14 का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, आओ देखते हैं मेरे भाई। देखो इसमें ऊपर वाले में हमने क्या कर रखा, दोनों CH3 दोनों के पास अलग अलग है, इनके पास भी CH3 है और इनके पास भी CH3 है, लेकिन इसी का जब एक और स्ट्रक्चर बनाया तो भैया दोनों CH3 इन्हें ही दे दिए और इनका H ले लिया। ये देखो पोजीशन अलग अलग है, तो भैया फार्मूला तो सेम है दोनों का, चेक कर लो आप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन इनके पास भी हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इनके पास भी हैं। इस बार इनकी पोजीशन अलग अलग हो गई है तो इसलिए इन्हें कहेंगे एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर भाई, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन को आप बना कैसे सकते हो, तो पहली होती है बुल्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बुल्स अभिक्रिया विद मैकेनिज्म कई बार आ जाती है। क्या होती है भैया, फाइनल ईयर में हो तो इतना आपको पता है कि भैया एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल का मतलब होता है CH3 यानी मेथिल, या फिर C2H5 यानी एथिल, इस तरीके की कोई चीज लेंगे। हैलाइड का मतलब हैलोजन होता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैलाइड में आते हैं भाई। तो जब आप एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया कराओगे ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो एल्केन बन जाएंगे, क्योंकि हम एल्केन ही बना रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, एल्किल के लिए R, हैलाइड के लिए X, एल्किल के लिए R, हैलाइड के लिए X, 2 अणु हमने ले लिए, Na से क्रिया कराई, 2NaX अलग हो जाएगा, जो दोनों R मिलेंगे वो क्या बना लेंगे, एल्केन। सर जी ABCD मत बताओ, रिएक्शन बताओ, ले भैया। एल्किल के लिए CH3 लिया, ये देखो CH3 यानी एल्किल, Cl माने हैलाइड, तो CH3Cl, CH3Cl Na से रिएक्शन कराई, 2NaCl अलग हो जाएगा, दोनों CH3 मिलके क्या बनाएंगे, C2H6 यानी एथेन को बना लेंगे। इसकी 2 मैकेनिज्म होती हैं भैया। पहली मैकेनिज्म क्या होगी, देखो भैया, पहली मैकेनिज्म है वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फ्री रेडिकल क्या होता है, कि जब भी कभी एक बॉन्ड बनता है, समझो जब भी कभी एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इनका होता है, एक इनका होता है, साझेदारी होती है तो बॉन्ड बनता है। अगर ये बॉन्ड टूटे और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं,
तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक, आओ देखते हैं भैया। CH3Cl है, Na है, बॉन्ड टूटा तो Cl तो इनसे जुड़ गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, तो CH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन यानी मेथिल फ्री रेडिकल बना। ऐसे ही जब दो मेथिल फ्री रेडिकल जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन यानी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है, दूसरा तरीका है बाया ऑर्गेनो मेटालिक इंटरमीडिएट। ऑर्गेनो का क्या मतलब होता है मेरे भाई, ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन। ऑर्गेन जहां भी शब्द दिख जाए इसका मतलब होता है कार्बन, और मेटालिक का मतलब इससे मेटल जुड़ेगी। तो देखो CH3Cl है और Na है, इस बार Cl नहीं जुड़ा बल्कि CH3 जुड़ गया Na से, तो CH3Cn बन गया और एक Na और एक Cl बन गया NaCl। ठीक, ये जो CH3Na है देखो इसमें कार्बन है मतलब ऑर्गेनो, Na है यानी मेटालिक, तो ऑर्गेनो मेटालिक हो गया। CH3Na जो है वो CH3Cl से फिर रिएक्शन करेगा, और जब फिर रिएक्शन करेगा मेरे भाई, क्योंकि दो अणु थे ना इसके, ऐसे तो करा रहे थे, CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl दो थे, तो एक ने मिलकर CH3Na बनाया, वो दूसरे वाले CH3Cl से भैया CH3 यानी एथेन बना लेगा और NaCl मेरे भाई अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। दूसरी प्रिपरेशन है कोल्वे रिएक्शन। ये भी अच्छी रिएक्शन है, पेपर में आती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी जो बसीय अम्ल होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होते हैं मेरे भाई, आओ दिखाते हैं। जैसे हम कहें CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, के सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, तो हाइड्रोजन हटा के अगर यहां सोडियम रख देंगे तो इसका सोडियम सॉल्ट कहलाएगा, पोटेशियम रख देंगे तो पोटेशियम सॉल्ट कहलाएगा। कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं यानी विद्युत अपघटन कराते हैं, प्लस माइनस में तोड़ते हैं, विद्युत अपघटन का मतलब एक टंकी होगी, टंकी के अंदर एक प्लस होएगा एक माइनस होगा, प्लस वाले को एनोड कहेंगे, माइनस वाले को कैथोड कहेंगे, और जब इसे तोड़ेंगे तो भैया CH3COO के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। Na धातु है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और जब प्लस आएगा तो एक रिएक्शन होगी एनोड पे, प्लस वाला जाएगा माइनस की तरफ, माइनस वाला जाएगा प्लस की तरफ, एनोड होता है प्लस, तो एनोड पे जाएगा माइनस वाला, CH3COO नेगेटिव। CH3COO नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है भैया, एक इलेक्ट्रॉन तो इनका खुद का था, और नेगेटिव है मतलब ये दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं। यही होता है ना मेरे भाई कि अगर जिसने दे दिया उसके ऊपर प्लस और जिसने ले लिया उसके ऊपर माइनस, मतलब ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी लेके बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, जो ये लेके बैठे हैं वो इनने दे दिया, इनने कहा भैया हमें किसी का नहीं चाहिए, हमारे ऊपर माइनस नहीं आना चाहिए, तो इनने दोनों आदमी ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए और अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिए बैठे हैं CH3COO फ्री रेडिकल वाला। ठीक, अब ये जो फ्री रेडिकल है ये भी बॉन्ड को तोड़ेगा, जब बॉन्ड तोड़ेगा तो दोनों CH3 मिलके एल्केन यानी एथेन बना लेंगे, और भैया C है जो CO2 है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनके अलग हो जाएगी। दो चीजें थी, एसीटेट आयन एल्केन बना देगा, और वो जो सोडियम आयन था वो प्लस था तो माइनस पे जाएगा, तो भैया दोनों इलेक्ट्रॉन जो उनने छोड़ दिए थे वो ये दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे और इनका प्लस गायब हो जाएगा, Na आ जाएगा। जब पानी से क्रिया होगी तो ये NaOH और हाइड्रोजन गैस बना के अलग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलेंगी। प्रिपरेशन 3 भी होता है, आप डी कार्बोक्सिलेशन करा सकते हो। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड यानी वही कोई COOH वाला ग्रुप लोगे, सोडियम सॉल्ट को सोडा और लाइम के साथ गर्म करोगे, CO2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अलग हो जाना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। लो भैया देखो, यह है CH3COOH। ठीक, किससे रिएक्शन हुई, NaOH से। क्या बनेगा, Na इनसे जुड़ेगा, जरा यहां देखो मेरे भाई, Na इनसे जुड़ेगा तो आएगा CH3COO Na, और H और OH मिलके H2O अलग हो जाएगा भाई। ठीक, फिर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे CaO से, और जब हम CaO से रिएक्शन कराएंगे तो भैया जरा देखना, CH3 इनका, H इनका, तो ये क्या हो गया CH4, Na2 और CO3 ये अलग हो गया, और ये देखो CO2 गैस जो है वो साथ में निकल जाएगी, तो इसे हम लोग कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भाई। ठीक है, एक चौथी प्रिपरेशन भी होती है कोरे हाउस रिएक्शन। ये क्या होती है, तो भैया इसमें एल्किल हाइलाइड लेंगे हम लोग। एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या है, जैसे हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड, इसका है लिथियम और यह है डाई एल्किल, यहां पे 2 छूट गया मेरे भाई, लगा लेना, डाई एल्किल, यह है कॉपर। जब रिएक्शन कराएंगे
तो CH3 और C2H5 मिलके क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे मेरे भाई। बचेगा क्या, एक C2H5Cl के संग में C2H5Cu बना लेगा और Li और Cl मिलके LiCl बनके अलग हो जाएंगे भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, तो मेरे भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो बेसिक होते हैं, मेथेन है, एथेन है, ये सब गैस होते हैं, जबकि जो और एल्केन होते हैं वो लिक्विड होते हैं। जबकि अगर बहुत बड़े में जाओगे, नहीं भैया डेकेन, डू डेकेन इस तरीके से, तो भैया ये सब सॉलिड होते हैं, यानी जो छोटे छोटे हैं वो गैस हैं, उससे बड़े लिक्विड हैं, और बहुत बड़े पे जाओगे तो ये सॉलिड होते हैं। पानी में ये लोग नहीं घुलते हैं। एल्केन में ब्रांचिंग बढ़ेगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे यहां देखो, ये बिल्कुल सीधी सीधी चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट 309 है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं जाता, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। सीधी सीधी चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट 309 है। एक लटक आ गई 301 रह गया, दो लटक हो गई तो 298 ही रह गया, बॉइलिंग पॉइंट 298 पर ही ये उबल जाएगा भाई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप हैलोजिनेशन करा सकते हो। हैलोजिनेशन का मतलब आप समझते होंगे, किससे क्रिया कराएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्रिया कराएंगे। ब्रोमीन से मान लिया क्रिया करा दी, क्या होगा भैया, Br इनसे जुड़ जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा और साथ में HBr अलग हो जाएगा। नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 ग्रुप जड़ जाएगा। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, इसका NO2 इनसे जुड़ेगा तो भैया ये नाइट्रोमेथेन बन गया, और पानी इनका OH और इनका H अलग यानी H2O बन जाएगा। फाइनल ईयर में हो तो बेसिक सी रिएक्शन है, इसमें कुछ बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है भैया, सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, H2SO4 से क्रिया करनी होती है, इसमें से SO3H ग्रुप इनसे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, एथेन सल्फोनिक एसिड बनेगा, इनका OH और इनका H फिर से H2O बना के अलग हो जाएगा। ऐसे ही क्रैकिंग का मतलब होता है आप इसे तोड़ भी सकते हो। मान लिया ये प्रोपेन है, इसके दो अणु ले लेंगे, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये एल्केन है। जब ये टूटेगा तो भैया प्रोपेन प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, इसमें टूटेगा, साथ में H2 निकलेगा, साथ में मेथेन निकलेगा और साथ में एथीन भी निकलेगी। तो इतने सारे में ये टूट गया है, इसका मतलब इसकी क्रैकिंग हो गई है मेरे भाई, अपस्फोटन हो गया है, ठीक है। फिर ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है मेरे भाई, यहां देखो, अभी आपको बताया ये आइसोमेरिज्म का मतलब ये नॉर्मल सी चेन है, ठीक। इसकी AlCl3 की उपस्थिति में 35 ATM पे अगर इसे गर्म करोगे तो अभी आपको बताया अगर CH के संग में 2 CH3 चल रहे होंगे तो ये आइसो वाला कहलाएगा। साथ में मेरे भाई तीनों तरफ चल रहे होंगे तो ये नियो वाला कहलाएगा, यानी सीधी सी चेन गर्म करने पर आइसो और नियो में बदल गई तो ये आइसोमेरिज्म भी आपस में शो करते हैं मेरे भाई, ठीक। आखिरी में हम कहें तो एरोमेटाइजेशन। सबको पता है कि मेरे भाई हम लोगों ने बेंजीन पढ़ी है सबसे सरल, कि भैया अगर इस तरीके के कोई गुण शो करता है तो वो एरोमेटिक यौगिक होता है। तो अभी इसकी चेन नॉर्मली खुली हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेन है। लेकिन जब इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो भैया ये इनसे बॉन्ड बना लेगा, और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये देखो मेरे भाई ये कन्वर्ट हो गया एरोमेटिक यौगिक की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये एरोमेटाइजेशन भी शो करते हैं। लास्ट में कंबशन का मतलब होता है जलाना, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये है मेथेन। मेथेन की जब हम लोग ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये जलने लगेगा और जल के कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोएल्केन्स, या फिर हम लोग इन्हें साइक्लोपैराफिन्स भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है भाई, ठीक। ये बनेंगे कैसे पहले ये समझाते हैं आपको, जरा देखो। मान लिया हम आपसे कहें कि ये है मेरे भाई CH3, ये है CH2 और ये है CH3, ठीक। तो अगर हम आपसे कहें कि मेरे भैया ये एल्केन है तो आप मान लोगे मेरे भाई, क्यों, क्योंकि कार्बन से ज्यादा 4 आदमी जुड़ सकते हैं। तो देखो ये वाला जो कार्बन है इससे एक तो ये जुड़ा है और 3 ये जुड़े हैं। इस कार्बन से 2 बॉन्ड बने हुए हैं और 2 लोग जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से 1 बॉन्ड बना और 3 लोग जुड़े हुए हैं। सीधी सी बात है मेरे भाई। तो अब अगर मान लिया कुछ ऐसा हो जाए कि इनके पास एक हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2। इनके पास भी एक हाइड्रोजन की कमी हो जाए तो इनके पास भी कितने रह जाएंगे, 2। तो दोनों के पास एक एक जगह खाली हो जाएगी, और जब जगह खाली होगी तो ये लोग कहेंगे आओ क्यों ना हम आपस में बॉन्ड बना लें।
क्यों भैया, अगर हमें एल्केन ही बने रहना है तो या तो हम बॉन्ड डबल डबल खेलें तो हम एल्केन नहीं रह जाएंगे, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप फाइनल ईयर में हो तो हम थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कठिन लगे तो आप 86 वाला जो नंबर दे रखा है उस पर मैसेज कर देना और आसान कर देंगे। कोई डाउट भी हो आप वहां पूछ लेना, हम देखेंगे तो बता देंगे भाई, ठीक है। तो या तो हम डबल बॉन्ड बना लें तो अपना अस्तित्व ही खत्म कर लें, और या फिर हम क्या करें, आपस में बॉन्ड बना लें। तो इसी वजह से भैया इनने कहा थोड़ा सा जरा सही सीधे बैठ जाओ और हम लोग आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इन लोगों में तो बॉन्ड पहले से था, इन लोगों ने बना लिया। अब देखो ये एक साइकिल की फॉर्म में आ गया, एक चक्र की फॉर्म में आ गया है, तो इसे कह देंगे मेथ एथ प्रो। पहले ये प्रोपेन था, अब ये साइक्लोप्रोपेन हो गया है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो हमने लिखा ये सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो एल्केन की ही तरह होते हैं भाई, ठीक। कुछ हमने यहां पर उदाहरण दिए हैं, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है, जैसे CH2 CH2 CH2, इसे आप रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। जहां जहां पर जुड़ा होता है वहां वहां पे कार्बन होता है, तो इसका नाम है ट्राईमेथिलीन या फिर साइक्लोप्रोपेन, इसे हम लोग बोल देंगे भाई, ठीक है। ट्राइबियल नेम मतलब जो नॉर्मल नेम है, घर में बोला जाने वाला, पप्पू रिंकू भूरे वाला, IUPAC जिसे पूरी दुनिया मानती है, तो साइक्लोप्रोपेन है। ऐसे ही 4 वाले का नाम होगा टेट्रामेथिलीन। देखो भैया, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसे चलता है भाई, ठीक। तो 4 के लिए टेट्रामेथिलीन या फिर साइक्लोब्यूटेन नाम हो जाएगा। ऐसे ही 5 के लिए पेंटामेथिलीन या साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। 6 के लिए हेक्सामेथिलीन या साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। यहीं पे सारी PDF आपको मिलेंगी, तो अच्छे से आप नोट्स बनाना भैया, ठीक है। इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो 2-3 मेथड है भैया, जैसे पर्किंस मेथड पेपर में आ जाता है कई बार, फ्रेयुन्स मेथड है, रुजिकास मेथड है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है फ्रेयुन्स मेथड। क्या है, अल्फा क्वामा ओमेगा डाई हैलाइड। ये अल्फा क्वामा ओमेगा क्या है समझो मेरे भैया, अगर हम पहले वाले कार्बन को अल्फा कहें तो दूसरा बीटा हो जाएगा, तो तीसरे को गामा कह सकते हो या फिर ओमेगा कह सकते हो, ठीक है भैया। तो देखो अल्फा पे क्या लगा हुआ है, Br यानी हेलोजन ग्रुप, ओमेगा पे क्या लगा, Br यानी हेलोजन ग्रुप। तो अल्फा क्वामा ओमेगा दोनों पे हेलोजन लगा, तो डाई हैलाइड को जब हम ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं जिंक के साथ में, तो हमें साइक्लोएल्केन मिल जाता है। कैसे, तो भैया दोनों आदमी अपना अपना Br जिंक को दे देंगे, ZnBr2 अलग हो जाएगा, दोनों से Br हटेगा तो एक एक जगह खाली होगी, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और साइक्लोप्रोपेन बन जाएंगे। यह है फ्रेयुन्स मेथड, आसान है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रुजिकास मेथड, ये भी आसान है मेरे भाई। एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं। देखो ये एडिपिक एसिड अगर यहाँ HH होता तो एडिपिक एसिड होता, ठीक। हमने दोनों जगह से दोनों H हटा दिए, यहां से और यहां से दोनों H हटे तो 2 जगह खाली हुई, उनकी जगह पे Ca कैल्शियम आके जुड़ गया, तो ये एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हो गया। इसे हमने गर्म करा, जब हम गर्म करेंगे तो ये पीछे का जो मामला है वो सेम रहेगा। यहां से क्या होगा मेरे भैया, यहां से CO2 अलग हो जाएगा, ठीक, केवल CO बचेगा, बाकी जितना इंतजाम है मेरे भाई कि Ca के साथ में CaCO3 अलग हो जाएगा। जरा देखिए मेरे भाई, ये वाला इंतजाम देखो, यहाँ Ca है, ये CO2 है और एक O यहां से निकाल लो, तो CaCO3 अलग हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल भैया ये बचेगा और CO बचे। देखो ये बचा, CO बचा और CO3 अलग हो गया, इसका नाम है साइक्लोपेंटेनोन। हमें साइक्लोपेंटेन बनाना है, तो हम इसका अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे तो यहां से दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हटेगा, 2 बॉन्ड है तो यहां पे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो आप रुजिकास मेथड से भी इसे बना सकते हो भैया, ठीक है। तीसरा है पर्किंस मेथड। पर्किन मेथड क्या है, देखो वही अल्फा क्वामा ओमेगा या अल्फा क्वामा डेल्टा डाई हैलाइड लिया है, फिर हमने मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट ले लिया है। जब हम सॉल्ट लेंगे तो देखो यहां से ये Br हटेगा, जो कि Na के साथ में NaBr बना लेगा, ठीक। जरा समझना मेरे भाई, जो कि Na के साथ में, ये पहले वाले पेपर में रिएक्शंस थोड़ी सी ज्यादा है, सेकंड पेपर भी जल्द शुरू करेंगे और बहुत आसान है भैया, ठीक है। तो दोनों NaBr के साथ में NaBr बना के अलग हो जाएंगे। CH3OOC2H5 यहां जुड़ेगा और यहां जुड़ेगा, ये देखो भैया जुड़ा है। जुड़ने के बाद में इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में और भैया डाई आयोडोमेथेन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराएंगे मेरे भाई, तो ये बाकी सिस्टम तो वैसे रहेगा, बस एक CH2 और आके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, ये देखो। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका जल अपघटन कराएंगे, तो C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल अलग हो जाएगा। ये पूरा इंतजाम इधर का ऐसे रहेगा, बस यहां से जब C2H5OH अलग होगा,
H2O के साथ में, तो यहां बचेगा COOH, यहां भी बचेगा COOH। भैया इसे गर्म करेंगे, CO2 दोनों जगह से निकल जाएगा, सिर्फ एक COOH बचेगा। फिर गर्म करेंगे, फिर CO2 निकल जाएगी, यहां पे HH इनसे जुड़ जाएगा और साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन वाला बन जाएगा भाई। ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले ये लिया, इसमें ये CHBr हटा के ये पूरा इंतजाम जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में दोनों के बीच में फिर एक CH2 आया, उसके बाद हमने CO2 निकलवाया, तो भैया क्या हुआ, H2O से रिएक्शन कराने पे C2H5OH निकला, COOH आया, गरम करा, CO2 एक बार निकली, फिर गरम करा, दूसरी CO2 भी निकल गई, और इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बन गया भाई। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप इसका रिडक्शन यानी अपचयन करा सकते हो। अपचयन कराना का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन से क्रिया। तो जब इन लोगों के पास हाइड्रोजन की कमी हुई थी एक तभी तो ये बने थे, तो अगर इन्हें फिर से हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये वापस अपनी उसी फॉर्म में आ जाएंगे, प्रोपेन बना लेंगे, ऐसे ही ये ब्यूटेन बना लेंगे, ऐसे ही ये पेंटेन बना लेंगे। हालांकि ये जो है मेरे भाई 6 वाला आदमी है, 6 वाला कहता हम रिडक्शन नहीं करेंगे और ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है भाई। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीकरण भी हो जाता है। ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या होगा, तो क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, इनसे O आके जुड़ेगा तो ये मैलोनिक एसिड बना लेंगे, ये सक्सीनिक एसिड बना लेंगे, ये ग्लूटेरिक एसिड बना लेंगे और ये एडिपिक एसिड 6 वाला बना लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ऑक्सीकरण आप देख लेना। उसके बाद जब इसकी HX से क्रिया कराएंगे, HX समझते हो मेरे भाई, हाइड्रोजन हैलाइड। देखो H हो गया, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, तो HI मान ले रहा है या HBr मान ले रहा है। HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमो मेथ एथ प्रो, ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। HI से कराओगे आयोडो प्रोपेन बनेगा। ऐसे ही जब 4 वाले की HBr से ये रिएक्शन नहीं करता है, HI से कराओगे तो आयोडो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन बनेगा। इसी तरीके से 5 वाला रिएक्शन करता ही नहीं है हैलाइड के साथ में। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा ताकतवर HI है। HI लगभग हर आदमी से रिएक्शन कर लेता है, Br की ताकत उससे कम है, क्लोरीन की ताकत बहुत कम है, ये एक वीकेस्ट एसिड है मेरे भाई। ठीक है, फिर है भैया बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। क्या है ये, मोस्ट वांटेड है, मोस्ट वांटेड लॉन्ग में आएगी मेरे भाई, यहां हमने लिख भी दिया है मोस्ट वांटेड। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, देखो स्ट्रेन क्या होता है ये समझो। स्ट्रेन का मतलब होता है खिच्चू। एक बात बताओ, किसकी जिंदगी ज्यादा अच्छी चलेगी, जिसकी जिंदगी में खिच्चू ज्यादा होगा या जिसकी जिंदगी में खिच्चू कतई नहीं होगा। अब आप कहोगे सर जी आप तो मेरी बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी बहुत बुरी चल रही, बहुत खिच्चू मचा है, घर पे भी समस्या है, मम्मी पापा का भी देख के तरस आता है कि पापा दिन भर लेबरी करते हैं धूप में, उनके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। PSC में जैसे तैसे करके एडमिशन लिया, फाइनल ईयर में आ गए, अभी तक ना तो ट्यूशन पढ़ा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, बहन की भी शादी होनी, सर जी बहुत खिच्चू है जिंदगी। तो अगर खिच्चू है तो आपकी स्टेबिलिटी, ना तो दिमाग स्टेबल होगा, पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा, बड़ा बुरा लगता होगा, तो फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी भाई। तो स्टेबिलिटी लाने का एक बेसिक तरीका है कि भैया जैसे हो उसे एडॉप्ट कर लो, दिखावा करने की कोशिश करोगे तो खत्म हो जाओगे। वही ये थ्योरी कहती है कि भैया चाहे वो साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोहेक्सेन हो, कोई हो, क्योंकि बेयर ने ये कहा कि भैया ये सब फ्लैट होंगे। अब वो हैं सब 3D स्ट्रक्चर। अब आप 3D वाली स्ट्रक्चर जो है, मान लिया कोई 3D स्ट्रक्चर है, ठीक इस तरीके से, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 3D बिल्कुल फाइल के बैठा। अब उसे आप दबाने की कोशिश करो, उसे आप दबाओगे तो खिंचाव पड़ेगा, वो वापस अपने शेप में आने की कोशिश करेगा। तो यही इस थ्योरी की दिक्कत थी। तो इन्होंने क्या कहा जरा समझते हैं। इन्होंने कहा साइक्लोएल्केन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब कि भैया जो आप बता रहे हो कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन इतने सारे हैं, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है भाई। तो इन्होंने क्या कहा, ये सही है कि जो कार्बन एटम है वो टेट्रावैलेंट होता है। सबको हाई स्कूल में सबने पढ़ रखा है कि भैया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। चारों वैलेंसीज एक टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स की ओर डायरेक्टेड होती हैं। हम लोग ऐसे करके बनाते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके मिला देते थे, चारों जगह पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता था। इसे हम लोग कहते थे समचतुष्फलकीय प्रकृति या टेट्राहेड्रल, और कोण होता था 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है भाई, कि अगर यहां पर एक पेन है तो एक यहां देखो, यहां कार्बन अगर बीच में, तो एक ऊपर होगा हाइड्रोजन, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक या यहां मान लो कार्बन यहां है, ये कैप कार्बन है मान लो, ठीक। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक ऊपर। जब सबको मिलाओगे तो कुछ कुछ वैसा बन जाएगा, नहीं शक्तिमान शक्ति पुंज लेके जाया करता था, इस तरीके का पूरा एक डायमंड टाइप स्ट्रक्चर जो दिखता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी बॉन्ड एंगल्स होंगे वो सभी बराबर होंगे और 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, लीवेल और बांटाफ ने ये बताया था भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि सभी साइक्लोएल्केन्स प्लेनर कंपाउंड है।
अब यही समस्या है, क्योंकि समचतुष्फलकीय जो प्रकृति है वो तो 3D स्ट्रक्चर है, और ये कह रहे हैं प्लेनर कंपाउंड है। तो प्लेनर अगर जबरदस्ती दबाओगे, मान लिया यहाँ एक जबरदस्ती उसे दबा के प्लेन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? मान लिया कोई मेरी नाक कस के दबा के मैं दीवार में घुस कर दे, छोड़ेगा, फिर बाहर आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि प्लेनर होते हैं, अतः इनके बॉन्ड एंगल जो होने चाहिए वो नहीं होते हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए, तो उतने नहीं, उससे कम होते हैं, उनमें डेविएशन होता है। आइडियल एंगल से कोई भी डेविएशन रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। तो ये जब आइडियल, आप जो रियल एंगल है वो नहीं है, अगर आप उसे चेंज करोगे तो फिर स्ट्रेन तो आएगा, खिच्चू तो मचेगा मेरे भाई। एंगल में कोई भी डेविएशन, कोई भी खिच्चू होगा तो वो रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, यानी टेंशन आएगी मेरे भाई। जो जिंदगी में चल रही है, डेविएशन जितना ज्यादा होगा खिच्चू भी उतना ही ज्यादा मचेगा, स्ट्रेन उतनी ज्यादा होगी, और ये इससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि खिच्चू जब मचा हुआ है, जैसे इस समय खिच्चू मचा हुआ भाई रोशन सर और खान सर के बीच में। मतलब खान सर को लोग, कई बार तो लोग, हमने देखा कि लोग फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं। और आज की डेट में फैजल खान मतलब वैसे भी भारत की मीडिया आप देख सकते हो क्या है, तो इस बात का सबको दुख है कि जैसे रोशन सर के भाई का अभी मतलब एक्सपायर हो गए, तो इस बात का दुख है, लेकिन इससे ये इमोशनल नहीं हो जाना भाई कि उनके भाई एक्सपायर हो गए हैं तो वही सही है या खान सर ही सही हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत मतलब नहीं, इधर से उधर से खिच्चू मचा हुआ है और आप अपना सब समय खराब कर रहे हो, आखिरी में पता चला कि भैया कोई और तीसरा ही व्यक्ति था जो मौज लेके चला गया। तो भैया टीचर होने की पहली जिम्मेदारी क्या है कि अपने जो बेसिक एथिक्स हैं उन पे तो बने रहो यार कम से कम। तो हमें नहीं लगता कि भैया कोई भी टीचर जानबूझ के ऐसा करेगा कि किसी की हत्या करवा दे या इस तरीके की कोई चीजें कर दे। सभी, हमें तो ऐसा लग रहा है दोनों ही व्यक्ति नहीं, कभी कभी समय खराब होता है तो आदमी फिर कहता नहीं, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो दोनों ही आदमी अपनी अपनी जगह पे परेशान है, दोनों ही शायद अपनी अपनी जगह पे ठीक हों, लेकिन किसी को भी ठीक नहीं कहा जा सकता, ना किसी को गलत कहा जा सकता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे भाई कि खान सर जैसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना नहीं पूरा रेवोल्यूशन लेके आए हैं, उसके बाद दिल नहीं गवाही देता कि यार वो गलत होंगे। और बाकी भैया ठीक है, देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, आगे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और सभी लोग देखेंगे बैठ के। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप जज मत करो कि भैया कौन सही है और कौन गलत है, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। तो समय पे छोड़ देना चाहिए मेरे भाई, समय कई बार डिसीजन ले लेता है भैया। ठीक, तो हमने लिखा कि डेविएशन यानी जितना ज्यादा बदलाव होगा, जितना आप दबाओगे स्ट्रक्चर को, खिच्चू उतना ज्यादा मचेगा, और खिच्चू ज्यादा मचेगा तो जो स्टेबिलिटी है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। ठीक है, डेविएशन का केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होगा, यानी कितना डेविएशन हुआ है। इधर चला मैं उधर चला, चाहे हम इधर जाएं चाहे इधर जाएं, डेविएशन तो हुआ है ना, 20 सेंटर से तो हट गए ना हम, तो इसका मतलब डेविएशन इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव गए नेगेटिव गए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने डेविएशन को निकालने के लिए कितना डेविएशन है उसके लिए एक फार्मूला दिया। तो इन्होंने कहा 109 डिग्री 28 मिनट ओरिजिनल एंगल होता है, उसमें से जो बॉन्ड एंगल आएगा दबाने के बाद, प्लेनर करने के बाद, वो घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो साइक्लो एल्केन के लिए इन्होंने क्या कहा, बोले साइक्लो एल्केन में क्या करेंगे, 60 डिग्री एंगल है, त्रिभुज की स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हम 60 घटाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 24 डिग्री 44 मिनट आएगा डेविएशन। 4 के लिए इन्होंने निकाला 9 डिग्री 44 मिनट आएगा। 5 के लिए निकाला तो भैया 0 डिग्री के करीब आया, इसमें डेविएशन सबसे कम है, सबसे कम है यानी सबसे ज्यादा स्टेबल इनके हिसाब से ये है। ठीक, ये वाले का तो माइनस में आ गया, यानी 5 के माइनस प्लस से मतलब हालांकि नहीं है, तो इनका 5 डिग्री के करीब आया, तो सबसे कम डेविएशन इसमें आया। तो इनके हिसाब से जो 5 वाला है वो सबसे स्टेबल है, बाकी सब कम स्टेबल है। लेकिन रियलिटी क्या है भाई, लिमिटेशंस ये है कि बेयर के अकॉर्डिंग साइक्लो स्टेन, इसके जो साइक्लो एल्केन है, इनकी जो स्टेबिलिटी है उनका ऑर्डर ये होना चाहिए कि 3 से ज्यादा स्टेबल 4, से ज्यादा स्टेबल 5, से कम स्टेबल 6, क्योंकि इसका 5 डिग्री आया। लेकिन जब देखा गया तो ये गलत था भाई। क्यों गलत था, क्योंकि जो 6 वाला है उसकी स्टेबिलिटी 5 वाले से कम होनी चाहिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये प्रूव किया गया कि 6 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये कह रहा है कम होगी, होती ज्यादा है। तो इस वजह से बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी जो है वो केवल भैया 5 तक ही वैलिड है, यानी जो छोटे छोटे हैं 3 वाले 4 वाले 5 वाले, 3 के लिए वैलिड है। 6 पे जैसे ही पहुंचोगे वैसे ही ये थ्योरी फेल होनी शुरू हो जाएगी। और क्यों फेल हुई, तो इसे बताने के लिए सासे मोहर थ्योरी भैया दी गई। इन्होंने कहा कि भैया जो रिंग है वो स्ट्रेनलेस हो जाएंगी, कोई खिच्चू नहीं मचेगा, लेकिन खिच्चू तब नहीं मचेगा जैसी जिंदगी है वैसी ही रहने दो। बोले क्या मतलब, इन्होंने कहा कि बेयर के अनुसार हायर साइक्लो एल्केन स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल होंगे, ये स्ट्रेन साइक्लो एल्केन्स के प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण प्रोड्यूस होगी। साचे मोहर ने कहा कि भैया जो
सजेस्ट किया कि जो इन्हें प्लेनर होने के लिए फोर्स कर रहे हो तुम कि प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर उसे छोड़ दो, ये लार्ज साइक्लोएल्केन रिंग्स लॉन प्लेनर फॉर्म अडॉप्ट कर लेंगे, जैसा उन्हें होना चाहिए 3D अपनी औकात में आ जाएंगे, कोई खिच्चू नहीं मचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बॉन्ड एंगल फिर 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, इससे स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगी और सारे के सारे स्टेबल हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से बातचीत हुई। एक और टॉपिक है इसमें भैया, बनाना बॉन्ड क्या होता है। तो बनाना माने केला होता है, जो केले की तरह बॉन्ड बनते हैं बनाना बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे भैया ये देखो कि भैया इनके और इनके ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग हुई, साझेदारी हुई, इनके ऑर्बिटलों के बीच यानी ओवरऑल बॉन्ड बने। जब ये साझेदारी होगी तो इन्हें जब दोनों ऑर्बिटलों को मिलाओगे तो इस तरीके से ये केले की तरह आपको दिखाई देंगे, इसलिए हम लोग कहेंगे एक बनाना बॉन्ड, दो बनाना बॉन्ड, तीन बनाना बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन में पाए जाते हैं भाई। ठीक, यही लिखा है। साइक्लोप्रोपेन की जो ज्योमेट्री होती है प्लेनर होती है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है, ट्रीटमेंट करते हैं स्टेबिलिटी टूट जाती है। साइक्लोप्रोपेन रिंग में बनाना बॉन्ड की उपस्थिति होती। कैसे बनते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन में जो भी कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। जब भी विसिनल मतलब पड़ोसी, दो कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये जो भैया ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन नहीं होती है, sp3 ऑर्बिटल जो है लेटरल मैनर में ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड है वो भैया बनाना के शेप में हो जाता है, इसे ही हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस पूरी यूनिट में, यूनिट तो नहीं कहेंगे इसे, इस पूरी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, हर साल पेपर में लॉन्ग में आती है। ठीक है, तो ये था दूसरा